योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरमुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय महू के बच्चों व सभी शिक्षक गणों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम जयश्री पुरोहित है। मैं योग शिक्षक हूँ तथा इसी के साथ मैंने MA इन योग शास्त्र व योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योगा थेरेपिस्ट व कंसल्टेंट का कोर्स किया है। फिलहाल मैं अपनी सेवा योगा थेरेपिस्ट के रूप में व्यक्तिगत रूप से विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों को दे रही हूँ। आज हम यहाँ 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 7 दिवसीय योग महोत्सव कार्यक्रम के दौरान होने वाले योग विशेष विषय पर आपको जानकारी देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज का हमारा विषय है योग का इतिहास, महत्व तथा योग के बेसिक आसन तथा उनके परिवर्तन। विषय को आरंभ करते हुए योग का आरंभ सभ्यता के आरंभ के साथ ही माना जाता है। इसकी उत्पत्ति हजारों सालों पहले धर्म या आस्था के जन्म लेने के काफ़ी पहले मानी जाती है। योग विद्या में शिव को पहले योगी, आदि योगी या आदि गुरु माना जाता है। आदि योगी ने अपने प्रबुद्ध ज्ञान को सप्त ऋषियों को प्रदान किया था तथा सप्त ऋषियों ने इस ताकतवर विज्ञान को विभिन्न भागों तक पहुंचाया। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के अनेक जीवाश्म अवशेष एवं मोहरे भारत में योग की मौजूदगी को बताती हैं। वैदिक एवं उपनिषद की विरासत बौद्ध एवं जैन परंपराओं, दर्शन शास्त्रों, महाभारत एवं रामायण महाकाव्यों तथा विभिन्न तांत्रिक परंपराओं में योग की मौजूदगी मिलती है। इसके अलावा एक आदि या शुद्ध योग था जो दक्षिण एशिया की रहस्यवादी परंपराओं में अभिव्यक्त हुआ। वह समय ऐसा था जब योग सीधे गुरु के मार्गदर्शन में किया जाता था तथा इसके आध्यात्मिक मूल्य को विशेष महत्व दिया गया था। यह उस समय उपासना का एक अंग था। वैदिक काल में सूर्य उपासना को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। हो सकता है इसी वजह से आगे चलकर सूर्य नमस्कार की प्रथा का आविष्कार हुआ। महान संत महर्षि पतंजलि ने अपने इधर उधर बिखरे योग को समेटकर पातंजल योग दर्शन की रचना की, जो कि आज षट दर्शन में शामिल है और आज भी यह ग्रंथ समसामयिक है। उनके बाद ऋषियों व योगाचार्यों ने योग के परिरक्षण में योगदान दिया तथा हठ योग, घेरंड संहिता जैसे सहायक ग्रंथों की रचना हुई। पूर्व वैदिक काल से पतंजलि काल तक योग की मौजूदगी के साक्ष्य उपस्थित हैं, जिनके मुख्य स्रोत वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पाणिनि, महाकाव्य के उपदेशों,
पुराणों आदि हैं। 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी सन को योग के इतिहास में व विकास में सबसे उर्वरक व महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस दौरान योग सूत्रों व भगवत गीता इत्यादि पर व्यास टीकाएं अस्तित्व में आईं। भगवत गीता में योग का सबसे अधिक स्पष्टीकरण मिलता है। इसके ज्ञान, भक्ति और कर्म योग की संकल्पना का विस्तार से प्रस्तुतिकरण किया गया है। 3 प्रकार के ये योग आज भी मानव की बुद्धिमत्ता के सर्वोच्च उदाहरण हैं। आज भी गीता में वर्णित विधियों का अनुसरण कर लोगों को शांति मिलती है। पतंजलि के योग सूत्र में मुख्य रूप से 8 अंगों का यानी कि अष्टांग योग का वर्णन है, जो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। इसमें शरीर के साथ मन को विशेष महत्व दिया गया है तथा योग से मन व शरीर दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए अब हम समझते हैं योग साधना का महत्व व उसकी मौलिक बातें। योग हमारे शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। इसकी वजह से मोटे तौर पर योग को 4 भागों में बांटा गया है। कर्म योग, जहाँ हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं। भक्ति योग, जहाँ हम अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं। ज्ञान योग, जहाँ हम मन व बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और क्रिया योग, जहाँ हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम योग साधना की जिस भी किसी पद्धति का उपयोग करें, वे इनमें से किसी एक या अधिक के तहत ही आती है। हर व्यक्ति इन 4 कारकों का ही अनोखा संयोग होता है। योग किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना अनिवार्य है, क्योंकि गुरु इन 4 मौलिक मार्गों का उपयुक्त संयोजन तैयार कर सकता है, जो सभी के लिए, सभी साधकों के लिए आवश्यक है। योग से व्यक्तित्व का, अस्तित्व का आधार बनता है। एक अच्छा, संतुलित, एकीकृत, सच पर चलने वाला, स्वच्छ, पारदर्शी व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र, प्रकृति और पूरी मानवता के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। योग स्व की शिक्षा है। इसकी विभिन्न परंपराओं तथा विधियों में स्व के साथ काम करने को विशेष रेखांकित किया गया है। योग से जुड़े ग्रंथों के अनुसार योग करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है, जो मन व शरीर, मानव व प्रकृति के बीच परिपूर्ण सामंजस्य का द्योतक है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज उसी की अभिव्यक्ति मात्र है। जो भी अस्तित्व की इस एकता को महसूस कर लेता है, उसे योग में स्थित या योगी पुकारा जाता है, जिसे मुक्त अवस्था, निर्वाण या मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार योग का लक्ष्य केवल शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आज़ादी के साथ जीवन यापन करना है। योग का अभिप्राय एक आंतरिक विज्ञान से है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी नियति को वश में कर सकता है, अपने स्वभाव को बदल सकता है। यह मानवता के भौतिक व आध्यात्मिक दोनों तरह के उत्थान को संभव बनाता है। बुनियादी मानवीय मूल्य योग साधना की पहचान है। अब हम योग के भौतिक स्तर के महत्व को जानेंगे। सर्वप्रथम शारीरिक महत्वों की ओर ध्यान दें तो योगासनों के माध्यम से शारीरिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने, उसके अंग प्रत्यंग की कार्यक्षमता को बढ़ाने तथा उसे निरोगी बनाए रखकर ओजस्वी व कांतिमय बनाने में योग साधना का विशेष महत्व है। शरीर में विभिन्न द्रव्य अर्थात हार्मोन्स का निर्माण करने वाली ग्रंथियों को
ठीक प्रकार से नियंत्रित कर उन्हें पर्याप्त रूप से सजग व क्रियाशील बनाए रखना, इसमें योग सहायक है। योग का महत्व श्वेताश्वर उपनिषद में इस प्रकार वर्णित किया गया है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरः। योग अग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाला योगी, उस योगी के शरीर में न तो रोग उत्पन्न होते हैं, न बुढ़ापा आता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। योग साधना के द्वारा शरीर में रोगनाशक और कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता आ जाती है। व्यक्ति को रोगों से मुक्त करना या बचे रहने का मार्गदर्शन करना योग का उद्देश्य है। योग से शरीर लचीला व मजबूत बनता है, मांसपेशियां सुगठित होकर शरीर संतुलित रहता है। शरीर सुगठित व संतुलित व लौचदार होने से इसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। शरीर की हड्डियां भी पुष्ट व मजबूत होती हैं तथा अस्थि संबंधी रोगों की संभावनाएं एकदम कम हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि योग का मानसिक महत्व क्या है। आस्थाएं, मान्यताएं, उद्देश्य व लक्ष्य सही हो तो न केवल जीवन के सामर्थ्य का सही नियोजन संभव है, बल्कि मानसिक समस्याओं के कारण जो आक्रामकता, तनाव, चिंता व द्वंद्व पनपते हैं, इनकी वजह से प्राण क्षय होता है। आजकल की कई बीमारियां जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्रोध इत्यादि, ये सभी सिर्फ प्राणों के क्षय होने, मतलब कि क्षणे क्षणे क्षय होने की वजह से ही उत्पन्न होने वाले रोग हैं। योग के द्वारा शारीरिक के साथ उत्तम मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में पूरी सहायता हमें मिलती है। स्मरण शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता जीवन में प्रगति के लिए प्रमुख साधन माने जाते हैं। योग से मानसिक क्षमताओं का विकास होता है और स्मरण शक्ति पर गुणात्मक प्रभाव होता है। योग, मुद्रा, ध्यान मन को एकाग्र करने में सहायक है। एकाग्र मन से स्मरण शक्ति का विकास होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में तार्किक क्षमताओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। योग तर्क शक्ति को बढ़ाता है, कौशल को बढ़ाता है। योग से तर्क व कुशलता में गुणात्मक रूप से वृद्धि होती है व इसका प्रभाव होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अब नेक्स्ट हम मन व भावनाओं पर योग का महत्व देखेंगे और समझेंगे। जीवन में सकारात्मक विचारों का होना बहुत आवश्यक है। निराशात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं। योग से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। योग से आत्मिक बल प्राप्त होता है और मन में निराशा, चिंता, विरोधाभास इत्यादि भावनाएं दूर होती हैं। मन को आत्मिक शांति व आराम मिलता है, जिससे मन में प्रसन्नता व उत्साह का संचार होता है। इसका सीधा असर व्यक्तित्व तथा सेहत पर होता है। अब हम समझेंगे कि हमारे अष्टांग योग की अंतिम सीढ़ी का हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है, या ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का क्या महत्व है। योग हमारे शरीर को शांत करने और आराम करने में मदद करता है, जिसका मतलब तनाव को कम करना होता है और हम अपने काम पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यही कारण है कि बच्चों व किशोरों को योग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि पढ़ाई में एकदम अच्छे तरीके से वे ध्यान दें और उन्हें उत्तरोत्तर प्रगति होने में मदद मिले। ध्यान की अवस्था में जब हम ध्यान करते हैं, उस दौरान हमारे मस्तिष्क में अल्फा, बीटा और गामा ये वेव्स काम करती हैं। ध्यान के दौरान किए गए विभिन्न रिसर्चों के दौरान ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि जिस प्रकार हम गहरी निद्रा की अवस्था में हमारे मस्तिष्क को आराम देते हैं, उसी प्रकार की वेव्स का निर्माण ध्यान के दौरान हमारे मस्तिष्क में होता है।
और जब इस प्रकार की वेव्स का निर्माण हमारे मस्तिष्क में होता है तो मस्तिष्क में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी इंटरनल ग्लैंड उसे रेस्ट मिलता है तथा उसे अपने हार्मोन्स को स्रावित करने में मदद मिलती है। और पिट्यूटरी इंटरनल ग्लैंड को जैसे कि रानी ग्रंथि कहा जाता है, अर्थात संपूर्ण शरीर को नियंत्रण करने की क्षमता उस अंतःस्रावी ग्रंथि में है। तो उस रानी ग्रंथि को यदि हम कुछ समय रिलैक्स करते हैं तो जो वेव्स हमारे दिमाग में बनती हैं वो प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स का निर्माण करती है और उससे हमारी विभिन्न मानसिक बीमारियों तनावों पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त होकर हमारी कार्यक्षमता में अद्वितीय वृद्धि होती है। इसी प्रकार ध्यान लगने के लिए उसके पूर्व के सारे चरण वो प्राणायामों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, जो कि हम हमारे कुछ यदि प्रैक्टिकल सेशंस होंगे तो उसमें हम देख सकेंगे। अब हम योग के बेसिक आसन और उनके परिवर्तन के कुछ रूप देखते हैं। आसनों के प्रात्यक्षिक से पूर्व योग का एक महत्वपूर्ण विषय ओंकार साधना के बारे में थोड़ा सा और आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगी। शरीर, मन व बुद्धि को स्वस्थ रखने वाला अष्टांगों का सार ओंकार है। ओंकार से अष्टांग योग का भी पालन हो जाता है। जिस प्रकार मन पर उत्तम संस्कार होने के लिए जप, तप, कीर्तन आदि कर्म साधन प्रचलित हैं, उसी प्रकार ध्यान की कल्पना करें तो ओंकार एक साधना प्रतीत होती है, किंतु इसका नियमित अभ्यास आवश्यक है। अतः उषा काल में ब्रह्म मुहूर्त में किसी रम्य स्थान या शांत स्थान में सूर्योदय के समय प्रसन्नचित्त बैठकर यदि ओंकार का नियमित अभ्यास किया जाए तो यह उच्चारण सुमधुर, हृदय को प्रसन्न करने वाला होता है। ओंकार के जप से हमें कई सारे फायदे होते हैं, कई सारे शारीरिक व मानसिक फायदे। शरीर का सबसे छोटा हिस्सा ऊतकों को नवनिर्मित करने का कार्य ओंकार प्राणायाम कर सकता है। ओंकार से प्रत्येक ऊतक या कोशिका चैतन्य से परिपूर्ण हो जाती है। इससे चेतना की जागृति होती है और यह सब ओंकार पर होने वाले विभिन्न रिसर्च से साबित हो चुका है। शरीर की आंतरिक इंद्रियों की सफाई होती है, सूक्ष्म मल दूर होते हैं, शरीर स्वस्थ, सुंदर और पवित्र बन जाता है। कंठ नली में स्वर तंतु की ट्यूनिंग होती है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, श्वसन विकार दूर होते हैं, रक्त शुद्धि होती है, हृदय को विश्राम मिलता है, मज्जा संस्था यानी कि हमारा न्यूरॉन सिस्टम पूरा सक्रिय हो जाता है, पाचन क्रिया व उत्सर्जन क्रिया सुधरती है, मन के मल, मोह, अहंकार, मद इत्यादि से छुटकारा मिलता है, षड रिपुओं से छुटकारा मिलता है, मन शांत प्रसन्न रहता है तथा विशेष रूप से अपने स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी आकलन शक्ति बढ़ती है। मन रिक्त, स्वच्छ, पवित्र व हल्कापन महसूस करता है। इतना ही नहीं, एक अच्छा और सुमधुर वातावरण, एक सुमधुर ऊर्जा हमारे आसपास निर्माण हो जाती है। इसी के साथ साथ हमारे दैनंदिनी व्यवहार में आने वाले तनाव के कारण होने वाले निराशा यानी कि एंग्जाइटी, उदासी, अशांति ओंकार के स्पष्ट व दीर्घ उच्चारण से नष्ट होती है। ओंकार के नियमित उच्चारण से रक्तदान, इसके अलावा रक्तदान करने के लिए हमारी क्षमता बढ़ती है तथा शरीर की कुछ ऐसे एलर्जिक रोग जैसे दमा इत्यादि की तकलीफ़ें जड़ से ख़त्म हो सकती हैं। इससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि चुस्त होती है। यह बुद्धि तीव्र और निर्णयात्मक क्षमता व स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला एक प्राणायाम है। इसके साथ ही साथ ओंकार के कई सारे फायदे हैं। तो सर्वप्रथम ओंकार करने का जो तरीका है हम थोड़ा सा वो देखेंगे। ओंकार बोलने के कई सारे तरीके हैं तथा ओंकार किसी भी पद्धति से बोला जाए तो वह गलत नहीं होता, परंतु एक विशेष तरीके से ओंकार बोले जाने से हमारे शरीर में विशेष प्रकार के प्रभाव होते हैं। जो तरीका है अ, उ और म का एक संगठित रूप। हम 2 से 3 सेकंड की आकार की ध्वनि हमारे नाभि के अंगों से मतलब कि पेट से इस ध्वनि के वाइब्रेशन को फील करेंगे
उसके बाद 3 से 5 या 7 सेकंड तक मकार की ध्वनि हमारे विशुद्ध चक्र यानी कि कंठ में उसका वाइब्रेशन महसूस करेंगे। और उसके बाद 7 से 9 या 10 सेकंड तक मकार की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में यानी कि आज्ञा चक्र के आसपास हम महसूस करेंगे। इस प्रकार से अ, उ और म के संगठित स्वरूप के ओंकार के उच्चारण से हमें अभी बताए हुए सारे फायदे प्राप्त होते हैं। और ये एक स्वानुभव है कि आप स्वयं करें और समझें। तो आइए हम आसनों के प्रात्यक्षिक की ओर फोकस करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरमुनीना पतञ्जलिः प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार। आसनों के प्रात्यक्षिक में हम बेसिक आसनों में अगर हम देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा बेसिक है सूर्य नमस्कार, जो कि एक सर्वांग सुंदर व्यायाम है। और इसमें यदि हम ब्रीदिंग को ऐड करते हैं तो यह प्राणायाम के चरण में कंप्लीट करता है, जिससे कि हमें पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो इस भागदौड़ की ज़िंदगी में वैसे तो हम अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हमें पूरे ही योग मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है, पर यदि हम बहुत ज़्यादा कुछ ना भी कर सकें तो कम से कम सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो हमें रोज़ करना ही चाहिए। तो सूर्य नमस्कार का मैं आपको बेसिक जो कि एक शास्त्रोक्त या ट्रेडिशनल फॉर्म जो है वो बताऊंगी, और उसके बाद उसका मॉडरेट फॉर्म बताऊंगी कि आप यदि प्रॉपर या शास्त्रोक्त तरीके से सूर्य नमस्कार का अभ्यास ना कर सकें तो आप कैसे विभिन्न साधनों की सहायता से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए हमें सूर्य की 12 नामों का अभ्यास भी यदि हम रेगुलर रूप से करते हैं तो उस मंत्रों के उच्चारण का, जो उन शब्दों की वाइब्रेशन का जो आसपास के वातावरण में और हमारे स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है, वो उसके परिणाम अद्वितीय हैं। तो पूरे 12 मंत्रों का उच्चारण एक एक करके ना करते हुए मैं एक पूर्ण मंत्र का उच्चारण करूँगी। उस पूर्ण मंत्र के उच्चारण के साथ हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः मित्ररवि सूर्यभानु खगभूषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवितृ अर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सूर्य नमस्कार के 10 चरण हैं।
अब हम इसके मॉडरेट फॉर्म में, जो कि वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10। अब हम अगला सरल हस्त भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। उसका बेसिक शास्त्रोक्त फॉर्म देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट उसका मॉडरेट फॉर्म देखेंगे। सरल हस्त भुजंगासन के लिए सबसे पहले हम विपरीत शयन स्थिति में आएंगे। विपरीत शयन स्थिति में दोनों हाथों को छाती के पास टिकाने के बाद श्वास लेते हुए हम ऊपर की दिशा में आएंगे। 1, सरल हस्त भुजंगासन अर्थात बिल्कुल हाथ सीधे, रीढ़ पूरी से तरह से घूमी हुई, कंधे पीछे, गर्दन पीछे और पीछे दोनों पैरों को जोड़े रखने का प्रयत्न करें। आसन छोड़ते हुए श्वास छोड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे। विपरीत शयन स्थिति छोड़ेंगे। अब हम इसके मॉडरेट फॉर्म को देखने के लिए एक लोट का सहारा लेंगे। इसे हम छाती के पास टिका देंगे। यदि आपसे आदर्श अवस्था में ये आसन का अभ्यास नहीं हो पा रहा है तो हम विभिन्न साधनों की सहायता से ये आसनों को करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, हम जब लेटेंगे उसके बाद छाती पर लोट का सहारा देते हुए हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे ताकि हमारा पेट का हिस्से को स्पर्श करते हुए हमारी रीढ़ में घुमाव उत्पन्न होना चाहिए। रीढ़ से रिलेटेड लोगों के लिए सरल हस्त भुजंगासन एक बहुत ही ज्यादा आरोग्यदायी आसनों की श्रेणी का, ये मैं बोलूंगी कि सर्वोत्कृष्ट आसन है। इसमें देखिए आपको कहीं ज्यादा तनाव महसूस नहीं होगा क्योंकि आपने लोट का सहारा लिया हुआ है, पर आपकी रीढ़ को पूर्णतः घुमाव उत्पन्न होने से जो लोअर बैक पेन है या फिर शुरुआती जो हड्डी का सरकना है, हल्की सी गैप जो रीढ़ से रिलेटेड रोग है, या फिर दिन भर स्टैंडिंग पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में होने की वजह से जो बैक पेन है, अपर बैक, लोअर बैक या फिर मिडिल बैक, पूरा इन सब चीजों में आपको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आपको पेट पर दबाव पड़ेगा जिससे आपके मणिपुर चक्र यानी कि पेट के अंतःस्रावी ग्रंथि पर प्रेशर आने से वहां की कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा कंधे हमारे चौड़े हैं, गर्दन हमारी पीछे है तो पीछे की तरफ है, तो हमारे जालंधर बंधन में खिंचाव आने से यानी कि थायराइड इंटरनल ग्लैंड में खिंचाव आने से बहुत हद तक थायराइड के लिए भी सरल हस्त भुजंगासन बहुत ही फायदेमंद है। और पीछे जो पैर है हमारे खिंची हुई अवस्था में होने से अधिकतम स्ट्रेच और आप स्ट्रेंथ को फील कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अगले आरोग्यदायी आसनों की श्रेणी के लिए हम करेंगे शलभ आसन का अभ्यास। तो पहले हम शलभ आसन का बेसिक शास्त्रोक्त रूप देखेंगे। शलभ यानी कि टिड्डा यानी कि क्रॉसओवर, विपरीत शयन स्थिति का ही भी आसन है। इसमें दोनों पैरों को या तो हाथों की सहायता से या फिर ऐसे ही कमर तक का हिस्सा ऊपर की ओर उठाएंगे। शलभ आसन पर आसन छोड़ेंगे श्वास लेते हुए। ये आसन दिखने में बहुत सरल है परंतु करने के समय पर इसमें ज्यादा मात्रा में तनाव खिंचा होता है। पेट की चर्बी को कम करना, कमर की चर्बी को कम करना, अगेन रीढ़ से रिलेटेड रोग और आजकल जो एक वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम हो रहा है उसमें जब हम पैरों को ऊपर ग्रेविटी पावर के ऊपर की दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में जब हम ले जाते हैं तो वेरिकोज वेन्स के लिए भी शलभ आसन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस प्रकार के आसन का अभ्यास करने के लिए हमें कई बार कमर का हिस्सा, चूंकि अब बैठ के ही काम करते हैं तो नीचे की तरफ की चर्बी बहुत बढ़ जाती है तो हमें कमर का हिस्सा केवल ऊपर उठाने में बहुत तकलीफ होती है। तो आसनों के फायदे भी हमें पूरी तरह से प्राप्त हो और हमारे शरीर में ज्यादा तनाव खिंचाव या दर्द न हो कि हम करने में एबल नहीं है तो हमें उस आसन का फायदा कैसे प्राप्त होगा। इसीलिए मॉडरेट फॉर्म्स डिजाइन किए जाते हैं। तो मॉडरेट फॉर्म के लिए हम सबसे पहले लोड को इस तरह से रख देंगे, ठीक है। उसके बाद कमर के निचले हिस्से में मतलब जंघा के आसपास
हम इस तरह से लेटेंगे, ठीक है। छाती को टिका लेंगे, दोनों हाथों को पीछे करेंगे और उसके बाद जितना हो सके पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें लोअर बैक में मेरे घुमाव आ रहा है, थाइस का हिस्सा अपने आप ऊपर उठा हुआ है, परंतु कम तनाव आ रहा है, जिससे कि मुझे फायदे सारे मिलेंगे और मुझे जो नहीं कर पाने की अक्षमता है वो मेरी खत्म हो जाएगी लगभग। इस प्रकार के मॉडरेट फॉर्म्स को करने से आसनों के कुछ अंशतः फायदे हमें प्राप्त होते हैं, पर बिल्कुल फायदे नहीं प्राप्त होने से तो बहुत ही अच्छा है कि हम कुछ अंशतः फायदे आसनों के प्राप्त करें। तो इस प्रकार से जितना हो सकेगा हम लेग्स को ऊपर उठाएंगे और फिर आसन को छोड़ेंगे, धीरे से हम ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा आसन। एक लास्ट अंतिम आसन समय की लिमिट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आरोग्यदायी आसनों के ज़्यादा विशेष आसन बता रही हूँ, जो कि मेडिकली उपयोग में बहुत ज़्यादा आते हैं, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चों में चर्बी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से बच्चों का मोटापा कम करना, विशेषतः गर्ल्स में जिन लोगों की निचले पेट की लड़कियों की चर्बी बढ़ रही है, तो पीसीओडी पीसीओएस जैसे आजार बहुत एकदम दीर्घ रूप में सामने आ रहे हैं, जिससे कि कम उम्र में इस प्रकार के रोगों को घिर जाने से हमें लड़कियों की जनन संस्था पे इफेक्ट आ जाता है, जिससे कि आगे ऑब्वियस सी बात है कि हमारी पूरी मतलब लड़कियों को फिर पूरा लाइफ टाइम संघर्ष करना पड़ता है। लड़कों में डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत मेजर रूप से प्रॉब्लम देखने को मिलता है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मल विसर्जन नहीं हो रहा, तो इसलिए पेट पर दबाव खिंचाव, रीढ़ हमारे शरीर के सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रीढ़, फिर छाती, इस प्रकार की चीज़ों के आरोग्य को ध्यान में रखना अभी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है। तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मैंने आसनों का आपको अभ्यास बताया है, जो कि आरोग्यदायी आसनों के सर्वोत्कृष्ट आसन है। अब हम नेक्स्ट आसन देखेंगे धनुरासन, ठीक है। सादा धनुरासन करने के लिए हम विपरीत शयन स्थिति में जाएंगे, दोनों पैरों को एक दूसरे मोड़ेंगे, इस प्रकार से दोनों हाथों से पैरों के एंकल्स को पकड़ेंगे, श्वास लेते हुए हाथ से पैर और पैर से हाथ इस तरह से ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे, पर इस तरह से हाथ और पैर ऊपर की ओर हम खींच नहीं पाते हैं, तकलीफ होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दुपट्टे से लेग्स को थोड़ा सा बांध देंगे, ठीक है। ये इस प्रॉप्स को यूज करने के लिए आपको थोड़ी सी सावधानी या फिर योग तज्ञ का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। शुरुआत में आप अकेले इन चीज़ों की प्रैक्टिस ना करें, वैसे तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, पर यदि हम सीख के कोई भी चीज़ करें, विशेषकर योगा, जैसे कि गुरु परंपरा का बहुत ही शास्त्रोक्त वर्णन है हमारे यहाँ, शास्त्रों में गुरु के बिना योग सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से धनुरासन का एक ये भी हम मॉडरेट रूप कर सकते हैं, ठीक है। धीरे से श्वास छोड़ेंगे, आसन छोड़िए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आसन जो मुझे लगे और सूर्य नमस्कार, इनके मॉडरेट फॉर्म्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में ओंकार का जो महत्व बताया है, तो उसके फायदों को हम अनुभव करने के लिए 11 ओंकार साथ में बोलेंगे। यदि आप लोग साथ में नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ये वेबिनार है, वीडियो सेशंस है, तो आप कम से कम पद्मासन लें, हाथों की ध्यान मुद्रा बनाएं और आंखें बंद करके पूरा ध्यान मेरी आवाज पर एकाग्र करें और 11 ओंकार की केवल नाद सुने और आप स्वयं में ही कुछ मात्रा में सात्विक परिवर्तन महसूस करें। तो आप हम इस सेशन को विराम देते हुए 11 ओंकार और प्रार्थना के साथ विराम देंगे। रीढ़ और गर्दन सीधी, पद्मासन या स्वस्तिकासन, हाथों की ध्यान मुद्रा, एक मंद श्वास लें और छोड़ें, एक और मंद श्वास लें और छोड़ें। दीर्घ श्वास के साथ शुरू करेंगे ओंकार। जो लोग ओंकार साथ में ना कर पाए, कम से कम पद्मासन की स्थिति लेकर या स्वस्तिकासन या सुखासन की स्थिति लेकर हाथों की ध्यान मुद्रा बनाकर सिर्फ ओंकार नाद को सुने।
आंखों बंद करें, क्रॉस द हैंड्स, स्ट्रेच। शरणागत मुद्रा। आज के योग अभ्यास को विश्व की अंतरिक्ष शक्ति को समर्पित करें और आपसे रोज किए जाने वाले योगाभ्यास के लिए प्रेरणा मांगे। मुद्रा छोड़ें, पद्मासन छोड़ेंगे। 1 2 1 2 3। हाथों की नमस्कार मुद्रा। खींचें, छोड़ें, रिलैक्स। धन्यवाद।